आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी। तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल। अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या न खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा। कैसे मुझे मेरी दृष्टि, मेरे व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से अन्य, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे, या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी था? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी
फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ न कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जा कर के मैं भी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीना मरना है। तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने अपना, अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसमें सारी जानकारियाँ मंगवाती थी। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी। तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था। तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं। तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे ज़िंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी। मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहाँ मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आता है। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो गुस्सा निकालने के लिए? किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं। लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक्ट अलग चीज़ है। हाँ। मैं आज मैं आपको बताऊं कि मैं
मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का, तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं वो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए। सब कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं जी। मुझे भी अच्छा या फिर मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे, या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा
देखता था, कभी बच्चों की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ न कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जा कर के मैं भी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने हमारे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारियाँ मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, तो ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं। तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे ज़िंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात में सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी। मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहाँ मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती है। लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक्ट अलग चीज़ है। हाँ। मैं ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहाँ से। हाँ,
स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैंने ये सुना है, जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? एक तो ये आधी अधूरी बात है। अच्छा। आधी अधूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से सीएम के रूप में निकला, वैसे मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सीएम बनने के बाद एमएलए बना तो मेरा तनख्वाह आना शुरू हो गया। आपकी बैंक अकाउंट नहीं? उसके पहले नहीं था कुछ। अच्छा, हाँ, एक बचपन में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। मेरी स्कूल में, वहाँ मेरे गांव में एक देना बैंक का ब्रांच खुला, तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए, तो मैंने सब बच्चों को एक गुल्लड़ देते, कुल्लड़ बोलते, गुल्लक दिया, और बच्चों को कहा भाई इसमें आपको पैसे डालना है और हर महीने बैंक में जमा कराना, आपके नाम से पैसा जमा होगा। तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खुलवा दिया। अब हमारे गुल्लक में तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा। आने वाला कुछ था ही नहीं, तो क्या आएगा? तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया। अब गांव छोड़ के चले गए हम, बैंक में हमारा अकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था, लिखा पढ़ी करनी पड़ती थी। तो वो मुझे ढूंढते रहते थे कि जैसा बैंक अकाउंट बंद करना है, इसको बुलाए कहाँ से। तो शायद 30-32 साल तक वो बना रहा, और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, तो बैंक वाले मेरे पास आए, बोले साहब ज़रा सिग्नेचर कर दीजिए, आपका एक बचपन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, हमको बंद करना है। अच्छा। तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया ये रही। लेकिन जब मैं सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया, तब बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मेरा स्टाफ देखता था। जब मैं निकला वहाँ से, तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा, मुझे तो कोई उपयोग है नहीं, तो मैं ये दे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा भाई मैं करूँगा क्या इसलिए जाकर के। तो खैर अफसर लोग मेरी इज्जत करते थे, तो ज़्यादा बहस नहीं की, चले गए। शाम को एक सीनियर अफसर को लेकर के आए मिलने के लिए। फिर उन सब ने तीन लोग थे, ये समझाया, बोले देखो मोदी जी, ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आपके ऊपर इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं गुजरात में, वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी न कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और पद पर तो कब रहोगे, कितना रहोगे आप, और बाद में बोले कोई नहीं देगा आपको। तो हमारी प्रार्थना है कि ऐसा मत कीजिए। तो मैंने कहा क्या? बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, ओके। मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है, उसमें जो ड्राइवर है, हाँ, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। अभी वो फाउंडेशन शायद बनाया हुआ है गुजरात सरकार ने, और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं। फिर वहाँ मुझे एक सरकार की तरफ से एमएलए को एक प्लॉट मिलता है, ओके, पैसों से मिलता है लेकिन कम पैसे, वो प्लॉट मिला। तो मैंने पार्टी को कहा भाई ये ले लो आप, मैं आपको दे देना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मेरी वो प्रक्रिया चल रही थी। फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, शायद वो ज़मीन किसी को दे नहीं सकते, इस प्रकार का कुछ है। मुझे पूरा याद मालूम नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ों में रुचि नहीं लेता। लेकिन जब भी वो क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तय किया हुआ है। साहब सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि
मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको, अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुज़ुर्ग आदमी था, वो मर रहा था। तो वो कहता है, मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो दीकरो क्यों छे, मतलब मेरा बेटा तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छूँ, मारी दीकरी क्या छे, डैडी हूँ यहाँ छूँ, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ। चलो ठीक है, ये बहुत बड़ी है। ओके, हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में। हाँ, तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था। तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया। तो 4 आना दोगे तो जवाब होगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही एक है। और एक बताता हूँ। ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा, और कोई मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो ऑटो रिक्शा वाला, फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा, और उसने, मेरा ध्यान गया, मैं कही ऐसे कैसे चला रहा है वो स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। हाँ, तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हो, तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आप कोई 3 विशेस आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। ये मूलतः बाहर से आया हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है। हाँ, ये हमारे यहाँ मूल चिंतन